हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में कैब का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपोनेंट, उसका मॉड्यूल सी, चैप्टर नंबर 19 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट, इस चैप्टर पर डिस्कशन की शुरुआत हम कर रहे हैं। सो वी आर आल्सो बिगिनिंग मॉड्यूल सी विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर नाम देखे क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो हाउ ट्रेजरी इज एक्चुअली मैनेज्ड एंड व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेजरी, इससे रिलेटेड बहुत ही प्यारा सा छोटा सा हमारा ये चैप्टर है। ओके, तो इस चैप्टर में हम ट्रेजरी मैनेजमेंट और ट्रेजरी से रिलेटेड, ट्रेजरी होता क्या है किसी बैंक में एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेजरी, कैसे मैनेज किया जाता है, इस चीज से रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉड्यूल ट्रेजरी से रिलेटेड है, सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज गोइंग टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये वर्ड ट्रेजरी क्या होता है उसको समझना होगा, उसके बाद रोल क्या है ट्रेजरी का वो देखेंगे, एंड देन आगे मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें। तो ट्रेजरी क्या होता है, सबसे पहले तो एक तरह का डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर बैंक में जो मेनली फंड्स रिलेटेड डीलिंग करता है। सिंपल है, एक बैंक में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, इसमें से एक डिपार्टमेंट है ट्रेजरी का, जो फंड से रिलेटेड ज़्यादातर जो है डील करता है। तो व्हाट वाज द ट्रेडिशनल रोल ऑफ ट्रेजरी? ट्रेडिशनली ट्रेजरी फंड्स मैनेज करता था। कैसे? मेंटेनिंग कैश बैलेंस फॉर डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए, जो भी कैश रिक्वायर्ड है उसको मेंटेन करना, उतना कैश आया नहीं इस चीज़ को देखना और ट्रेंड के हिसाब से उतना मेंटेन करना। सरप्लस अगर मनी पड़ा हुआ है बैंक के पास, तो दैट सरप्लस मनी इज ऑल्सो लाइक अभिशाप, बिकॉज ये मनी जो है अगर इंटरेस्ट अर्न नहीं कर रहा है देन दैट इज गोइंग टू बी लूजिंग आउट इट्स वैल्यू। तो इस वजह से सरप्लस मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अगर सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी लॉस थिंग। तो इस वजह से फंड्स जो सरप्लस है उन्हें डिप्लॉय करने से रिलेटेड भी काम ट्रेजरी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा फंड्स जो गैप्स हैं, लेट्स से देयर आर गैप्स विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट मिसमैचेस है। लेट्स से कोई एंटिसिपेटेड है कि एक साल बाद सम किसी जो एसेट है उसका मनी एक्चुअली आपको आएगा, एंड किसी लायबिलिटी को भी आप यही एक साल बाद पे करना चाहते हो। इन दोनों को आपने मैच किया, बट ये लायबिलिटी जो है पहले ही, यानी कि लेट्स से सम डिपॉजिट है बैंक का, सो दे आर रिक्वेस्टिंग दैट मनी बिफोर ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन। तो दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड मिसमैच। तो इस तरह के मिसमैच को हम गैप भी कहते हैं, और ये गैप जब भी क्रिएट होता है देन देयर इज अ नीड कि फंड्स वहां पर डिप्लॉय किए जाए सही तरीके से। ठीक है, और कहाँ से ये पैसा आएगा? लेट्स से यहाँ देना है, एक साल से पहले ही देना है, तो हमने तो इसको मैच किया था, बट दिस मनी इज रिक्वायर्ड। सो ट्रेजरी विल सी कि इससे पहले कोई और जो है मेच्योर हो रहा है उसको यहाँ पर मैच करके फिर उसके वो जिससे मैच्ड होगा उसको किसी और से ऐसे एडजस्ट करेगा। तो ब्रिजिंग दिस गैप इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो दीज वर द ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ द ट्रेजरी। अब आज के डेट में फंड्स मैनेजमेंट के साथ साथ काफ़ी चीज़ें ट्रेजरी करने लगा है। ऑब्वियसली मेंटेनिंग कैश बैलेंस ये तो है ही, डिप्लॉइंग सरप्लस फंड्स ये भी है, फंड्स टू ब्रिज द गैप्स ये भी है। इसके साथ साथ रिजर्व्स एंड एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट का काम भी ट्रेजरी इज डूइंग। ओके, जो भी रिजर्व्स है, जो भी मेंटेनेंस करना है उससे रिलेटेड चीज़ें, सीआरआर एसएलआर वगैरह भी ट्रेजरी देख रेख इसकी कर रहा है। साथ के साथ कोई और एसेट एंड लायबिलिटी मिसमैचेस है तो पहले भी देख रहा था, अभी और डीपली जो है देख रहा है। इसके साथ साथ ट्रेजरी ऑल्सो हैज द टास्क ऑफ मैनेजिंग मार्केट रिस्क। ठीक है तो मार्केट रिस्क अराइजेस व्हेनेवर द प्राइस changes of price, या फिर देर आर मेजर चेंजेस इन पैरामीटर्स, एसेट्स लाइबिलिटीज में चेंजेस है बिकॉज ऑफ द मार्केट चेंजेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक लोन है जिसके ऊपर आपने जो है फ्लोटिंग इंटरेस्ट करा हुआ है। तो लेट्स से रेपो तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बट इवन देन रेपो प्लस 2% आपने लोन का अमाउंट रखा है। तो रेपो लेट्स से 4% है, तो लोन जो है 6% आप एंटिसिपेट कर रहे हो मिलेगा। बट देर इज सम कंडीशन जहां पर रेपो जो है पूरा ड्रॉप होके 2% हो गया, तो आपको कितना मिलेगा? 2 + 2 विच इज ओनली 4% आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस, मार्केट में चेंजेस के वजह से रेपो का जो इंटरेस्ट रेट है वो ड्रॉप हो सकता है, रेपो इंटरेस्ट रेट। तो दिस कैन हैपन। तो इस चीज को मैनेज करना ये एक मार्केट रिस्क हो गया, जहां पर हम 6% एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वी आर गेटिंग ओनली 4%, सो दैट इज अ मार्केट रिस्क। सो हाउ इट हैज टू बी हैंडल्ड, दैट इज व्हाट ट्रेजरी इज ऑल्सो स्लाइटली बॉदर्ड अबाउट। ठीक है, तो
चेंजेस क्या है ट्रेजरी के रोल में, तो ये रिस्क मैनेज तो कर ही रहा है, साथ के साथ प्रॉफिट जनरेट करने का काम भी ट्रेजरी का हो गया है। तो दैट इज वाई पहले ये सर्विस एंड कंप्लायंस सेंटर था, ठीक है। तो सर्विस सेंटर इज फंड्स पूरा मैनेज करना, कंप्लायंस इज एसेट लायबिलिटी मैच कर रहे हैं या नहीं, रिजर्व्स हम प्रॉपर जितना चाहिए आरबीआई के द्वारा मैंडेटेड उतना मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। आज के डेट में ट्रेजरी हैज आल्सो बिकम अ प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। ट्रेजरी इन्वेस्ट भी करता है इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बैंक, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, बैंक तो इंटरेस्ट डिफरेंशियल से प्रॉफिट कर ही रहा है, यहाँ पर जो डिपॉजिट ले रहा है उस पर 1% लेट से इंटरेस्ट दे रहा है, बट जो लोन्स एक्चुअली दे रहा है तो उस पर इंटरेस्ट बैंक को, हाउ मच इंटरेस्ट द बैंक इज गोइंग टू गेट, इट इज गोइंग टू गेट लेट्स से 15% इंटरेस्ट, तो इसका डिफरेंशियल 14% इज समथिंग दैट द बैंक इज गोइंग टू अर्न, तो यहाँ से तो प्रॉफिट आ ही रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक का सरप्लस मनी जो है उसको इन्वेस्ट करने का भी री इन्वेस्टमेंट रिस्क रहता है, तो सही से इन्वेस्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली लॉस होते रहेगा, द मनी विल लूज वैल्यू, और दिस इज समथिंग दैट इज अ लॉस फॉर द बैंक। तो दैट इज व्हाई ट्रेजरी इज गोइंग टू टेक अप द टास्क ऑफ सरप्लस मनी को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट भी किया जा रहा है, वेरियस अदर पर्पसेस के लिए भी ट्रेजरी के द्वारा किया जा रहा है। ये कनेक्ट कर रहा है जो कोर एक्टिविटीज है बैंक के, उसको फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्ट कर रहा है, ओके। जो बैंक की एक्टिविटीज है, लोन ये वो, उस से जो पैसा आ रहा है दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द financial market, so that is why there is a linkage created here. इसके साथ साथ integrated treasury is the most important thing that we need to discuss. integrated treasury में there you can designate कि एक बैंक के जो activities है there can be two main aspects in that, okay, in fact three, तो थ्री मेन एस्पेक्ट। सबसे पहला क्या है, सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। तो बैंक लेट से प्रॉफिट के लिए, ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट इट इज इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट में क्यों, प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया। अब फॉरेक्स जो है फॉरेन करेंसी ऑब्टेन करने के लिए प्लस प्रॉफिट के लिए यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एंड मनी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग लिक्विडिटी, ठीक है, दीज थिंग्स। तो यहाँ पर ट्रेडिशनली ये दोनों के बीच में लिंकेज तो था, देयर वाज लिंकेज, बट इनका लिंकेज विथ फॉरेक्स मार्केट वाज लेस, ओके। सो इन तीनों को जब लिंक किया जाता है दैट इज नोन एज द इंटीग्रेटेड ट्रेजरी, ओके। विल टॉक अबाउट इट मोर, आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। नाउ डील्स विथ शॉर्ट टर्म फंड फ्लो, तो ट्रेजरी जो है शॉर्ट टर्म फंड फ्लोज से रिलेटेड डील्स भी करता है। फॉर एग्जांपल एसएलआर के लिए हेल्थ टिल मैच्योरिटी जो भी एसेट्स हैं वो एसेट्स चाहिए, एंड एसएलआर का इस तरीके से मेंटेनेंस किया जा रहा है। रिस्क मैनेजमेंट जब करना है तो अलग अलग तरह के जो मैच्योरिटी के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो चाहिए ट्रेजरी को। फॉर एग्जांपल एज वी डिस्कस्ड कि 1 ईयर से पहले अगर किसी ने अपना डिपॉजिट वापस लेने का सोचा तो दिस रिस्क हैज टू बी मैनेज्ड, एंड वो किया जाएगा ऑल मैच्योरिटी, यानी कि 1 ईयर से कम 6 मंथ्स के मैच्योरिटी का भी इंस्ट्रूमेंट अगर होगा देन ओनली दिस रिस्क कैन बी मैनेज्ड। इन द सेम वे फंक्शंस क्या है इस इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के, वो हम देख लेते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट ट्रेजरी का जो है वो हमारे लिए क्लियर है। अब फंक्शंस हम देख रहे हैं। फर्स्टली इंटीग्रेटेड ट्रेजरी आया किस लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फॉरेक्स मार्केट के साथ इंटीग्रेट करना, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट के जो ट्रेजरी रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको इंटीग्रेट करना विद द अदर टू मार्केट्स, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस हैपेंड बिकॉज फॉरेक्स मार्केट में इंडिया स्टार्टेड एंटरिंग। व्हेन डिड दिस हैपन, जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में लाए गए थे, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। तो डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट्स, ये सब सारी चीजें भी फंक्शन है ऑफ द इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। इसके अलावा देर इज लेस डिफरेंस बिटवीन रुपी एंड फॉरेन करेंसी कैश फ्लोस, ये कहा जा रहा है। तो ये फॉरेन करेंसी एंड रुपी कैश फ्लोस में जो है समन्वय बनाने की कोशिश, कन्वर्शन इजीली करने से रिलेटेड। तो कन्वर्शन आज के डेट में थोड़ा इजी हो गया है, दीज आर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस वी कुड से। तो कन्वर्शन कंप्लीटली कन्वर्टेबल है करंट अकाउंट पे, वी हैव एन आइडिया ऑन दैट। तो फॉरेक्स मार्केट में जो भी ये ट्रांसफर किया जा रहा है मनी, सो इजीली कन्वर्ट करके, अगर आपको डोमेस्टिक मार्केट में इस मनी की रिक्वायरमेंट है रुपी से, सो दैट यू कैन बाय शेयर्स, तो फॉरेक्स थोड़ा सा कन्वर्ट करके यू कैन गो फॉर दैट। तो देयर इज एन इंटरलिंकेज एंड दिस इज व्हाट इंटीग्रेटेड ट्रेजरी इज ऑल अबाउट। फंड्स फॉर हायर रिटर्न्स और लिक्विडिटी, यहाँ पर ये भी किया जा रहा है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ये भी किया जा रहा है, लेट इट बी इन फॉरेक्स मार्केट, सिक्योरिटीज, मनी मार्केट, जहाँ भी हो।
अब मर्चेंट बिजनेस को भी ट्रेजरी इज एक्चुअली, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी इज एक्चुअली हेल्पिंग। मर्चेंट बिजनेसेस कॉर्पोरेट जो होते हैं उनके बिजनेसेस को जब बैंक हेल्प करता है तो दैट इज नोन एज मर्चेंट बिजनेस। कॉर्पोरेट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द ट्रेजरी फॉर दिस, ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन भी है, कॉर्पोरेट यानी कि कंपनीज का डायरेक्ट इंटरेक्शन है। ड्राइविंग फोर्स क्या है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के लिए? इंटीग्रेटेड कैश फ्लो मैनेजमेंट, यानी कि इनका कैश फ्लो मैनेजमेंट इंटीग्रेट किया जा रहा है। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, लेट्स से सिक्योरिटीज मार्केट, मनी मार्केट, इनके बीच में आप जो लोन दे रहे हो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको 10% मिल रहा है, बट डिपॉजिट आप जो ले रहे हो बैंक, तो आप इंटरेस्ट यहाँ पर 5% दे रहे हो। बट फॉरेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे वहां पे 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो व्हाट इज बेटर? लो ये डिपॉजिट एंड 15% फॉरेक्स में डाल दो। तो इस तरीके से इंटरेस्ट आर्बिट्रेज के लिए वी हैव अ कनेक्टिविटी एंड कनेक्शन बिटवीन दीज, इंटीग्रेशन है। ग्लोबल रिसोर्सेज को यूज करना, ऑब्वियसली फॉरेक्स मार्केट में जब रोल प्ले करेगा द ट्रेजरी इंटीग्रेटेड वे में, फॉरेक्स मार्केट से डिफरेंट कंट्रीज से शेयर्स वगैरह बाय करना, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड भी जो परमिशन है वो रहेंगे। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प। ग्लोबल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे एंड कॉर्पोरेट डिमांड फॉर हाई एंड सर्विसेज लाइक फॉर लेट्स से फॉरेन कंट्री में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर एक कंपनी चाहती है कि उसके शेयर्स जो है वो एक्चुअली वहां पर दिखें, तो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज बैंक कैन डू। तो हाई एंड सर्विसेज है ये, रिस्क मैनेजमेंट तो है ही है। इसके साथ साथ फंक्शंस क्या है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसका वी कैन से काइंड ऑफ समरी। तो मीटिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट CRR SLR जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्लोबल कैश मैनेजमेंट फॉरेक्स मार्केट्स के थ्रू, एफिशिएंट मर्चेंट सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करना, लाइक कॉर्पोरेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना, दे वांट टू बाय फॉरेक्स या फिर एडवाइस चाहिए तो, ऑप्टिमाइज करना प्रॉफिट बाय एनकैशिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, प्रॉफिट लाने का भी जो फंक्शन है दैट इज आल्सो गिवन टू द ट्रेजरी, फॉरेक्स से, मनी मार्केट से, सिक्योरिटीज मार्केट, डेट, इक्विटी, क्रेडिट, डेरिवेटिव्स वगैरह से। रिस्क मैनेज करना, असिस्टिंग बैंक मैनेजमेंट इन एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। इसके साथ साथ फंड ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग का मैकेनिज्म क्या है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही क्लियरली, ठीक है। लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू हियर। तो लेट्स से बैंक ने कुछ फंड्स जो है वो रिसीव किए हैं एंड बैंक का ये फंड्स रिसीव करने के लिए, यानी कि डिपॉजिट आया बैंक को, तो ये डिपॉजिट लाने के लिए बैंक ने जो जद्दोजहद की है, ऑल ऑफ द एक्टिविटीज दैट इट हैज डन, दोज आर कमिंग अंडर द कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑफ द बैंक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फंड्स, लेट्स से बैंक को यहाँ पर पूरा 100 रुपीज़ लाने के लिए 4 रुपीज़ का खर्चा करना पड़ा, तो 4% इज द कॉस्ट ऑफ फंड्स यहाँ पर, इजंट इट? तो हियर बैंक विल ट्रांसफर दिस मनी टू ट्रेजरी। जब ये ट्रेजरी को ट्रांसफर करता है बैंक इस मनी को, देन बैंक इज गोइंग टू ऐड समथिंग टू दिस, सो दैट इसको हम ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। तो बैंक कहेगा कि 5% मेरा कॉस्ट ऑफ फंड है, ठीक है, 1% बैंक का खुद का डिपार्टमेंटली जो है प्रॉफिट वो ले रहा है। तो अगर 5% है, ट्रेजरी विल सी कि 5% से ज़्यादा यहाँ पर जो है हमें कमाना है ये फंड्स को यूज करके, तो फंड्स लेकर आगे ट्रेजरी को दे दिया, तो ट्रेजरी एक चाहेगा कि ये फंड्स को ऐसा इन्वेस्ट किया जाए कि 5% से ज़्यादा तो प्रॉफिट आए, बिकॉज बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड से 5% है, तो इट विल सी कि एटलीस्ट 6 to 7% का प्रॉफिट आए, ताकि 2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट थ्रू द ट्रेजरी पूरे बैंक को हो। सो दिस प्राइसिंग, ये 5% जो कहा गया है दैट इज द ट्रांसफर प्राइसिंग, थोड़ा इंक्रीज करके डिपार्टमेंटली जो कमा लिया जाता है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर प्राइसिंग, ओके। सो दिस ट्रांसफर प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट। ट्रेजरी फंड्स तो ले लेगा, फिर 7% इंटरेस्ट तो ले आएगा, बट ट्रेजरी विल नॉट नो कि कितना ज़्यादा जो है व्हाट इज द रेंज। अगर यहाँ पर 8% इंटरेस्ट होता कॉस्ट ऑफ फंड्स, तो 7% अगर ट्रेजरी लेकर आता, दैट वुड बी अ लॉस फॉर द बैंक, isn't it? So it has to know the transfer pricing, so this has to be communicated really well, and the reason I have already explained. इसी तरीके से distinct roles है ट्रेजरी के, like liquidity management, proprietary positions ये hold करता है risk management, ठीक है। तो liquidity management is the most important thing that treasury takes care of, यानी कि अगर कभी भी funds required हैं तो treasury should be in a position that it is able to provide those funds बैंक डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। मर्चेंट बुक इसको कहा जाता है, मेंटेन किया जाता है करेंसी एंड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस वगैरह करने के लिए, जब भी फंड्स रिक्वायर्ड है ट्रेजरी इज रेडी। प्रोप्रिएटरी पोजीशंस, जहाँ पर ट्रेडिंग बुक पोजीशंस जो है ट्रेजरी होल्ड करता है, जब भी इन्वेस्ट करता है देन इट इज गोइंग टू होल्ड सम पोजीशन, ओके। व्हेन इट इज इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बेसिस, तो दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग पोजीशन। व्हेन इट इज इन्वेस्टिंग शॉर्ट, यानी कि ऑलरेडी सेल करके देन इट इज गोइंग टू बाय, दैट इज नोन एज शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट इन्वेस्ट या फिर शॉर्ट इन्वेस्टमेंट जहाँ पर
इंट्राडे जो है बाय सेल किया जाता है सेम डे पे। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिफरेंट पोजीशंस हेल्ड बाय द ट्रेजरी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। रिस्क मैनेजमेंट जहाँ पर इंटरनल रिस्क एंड ट्रेडिशनल ट्रेजरी मैनेजमेंट वगैरह एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बुक में ये देखा जाता है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपके मर्चेंट बुक में, प्रोप्राइटरी पोजीशन ट्रेडिंग बुक में आ जाते हैं, बिकॉज शॉर्ट पोजीशन है लॉन्ग पोजीशन है क्या है ट्रेडिंग में आता है ये। और इसके साथ साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बुक में आता है। ओके, एंड ऑल ऑफ दीज ट्रेजरी ऑपरेशंस आर अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये हम पहले देख चुके हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इंटरकनेक्शन या फिर इंटीग्रेशन बिटवीन द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स। फॉर एग्जांपल इंडिया इनिशियली यूज्ड टू डू ओनली ट्रेड विद यूएसएसआर। यूएसएसआर से आज के डेट में रशिया निकला हुआ है, तो यू कैन आइडेंटिफाई इन दैट मैनर। तो रशिया के साथ खाली एक्सपोर्ट करता था, मेन ट्रेड होता था आफ्टर ऑब्वियसली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। बट यूएसएसआर एक्चुअली 1991 में फेल होता है, फिर रशिया जो है वो एस्टैब्लिश होता है। सो इस दौरान एट द टाइम ऑफ 1991 एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे यूएसएसआर को, सो यूएसएसआर से कोई भी डॉलर्स इंडिया में नहीं आ रहा। सो दैट इज अ रिस्क। ओके, यू आर नॉट इंटीग्रेटेड विद अदर कंट्रीज, तो इट इज अ रिस्क। सो इसके बाद अदर कंट्रीज के साथ इंटीग्रेशन क्रिएट किया गया एंड दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एलपीजी में जी जो है रिफॉर्म्स किए गए थे 1991 में, सो जी इज द ग्लोबलाइजेशन पार्ट। इंटीग्रेट किया जा रहा है सो दैट फ्री कैपिटल फ्लो हो, मिनिमम रेगुलेटरी इंटरवेंशन यहाँ पर जो है इंटरनेशनली अगर कनेक्टेड है तो रेगुलेटरी इंटरवेंशन थोड़ा कम रहेगा। और डिफरेंट रूट्स क्या है इस फंड्स ट्रांसफर का, ठीक है। सेविंग्स जो है ट्रांसफर हो रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री। व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स? ओके, यू हैव अ फेयर आइडिया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जहां पर इक्विटी डेट मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेट्स से मेरा कंपनी है एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग इन माय कंपनी and they are investing in my shares, in my bonds, company's bonds, then that is going to be part of the portfolio investment. If at all in my company they are directly investing in the stake, यानी कि मोर देन 50% फॉरेन से आ रहा है पैसा मुझे, then that is a direct stake investment. या फिर in my company the people have from foreign they have installed these machines and all, ठीक है। तो दैट इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग व्हेन आई विल बोरो फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, वहां से पैसा आएगा। देन इक्विटी डेट वगैरह ग्लोबल मार्केट्स में जो है इशू करना। लेट्स से मैं अपनी कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इशू कर रहा हूँ, तो इज इट पॉसिबल? यस इट इज। सो यू कैन डू दैट। मर्जर एक्विजिशन, इंडिया फॉरेन कंपनी कम्स एंड एक्वायर सम इंडियन कंपनी, ओके, दैट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रॉयल्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा रहा है ना यहाँ पर। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में लाइक एग्रीकल्चरल मशीनरी जो है दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर दिस। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? देयर आर वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्पैक्ट जो हम देखेंगे। सडन राइज एंड फॉल हो सकता है, तो अगर इंडिया में सिर्फ है कोई ट्रांजैक्शन, अगर सिर्फ इंडिया में, देन देयर मे नॉट बी सो मच ऑफ वोलेटिलिटी बिकॉज हमें कंडीशंस पता है इंडिया में, बट वी डू नॉट नो कि यूक्रेन कब रशिया के साथ वॉर कर लेगा, तो वहां पर आपका शेयर्स गिरने का बहुत ज्यादा चांस है इफ देयर आर लिंकेजेस टू यूक्रेन, ओके, दैट वे। सो दिस क्रिएट्स हायर रिस्क, ओके। एंड यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट को हमने एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना दिया। रेगुलेशन एक्ट में एक्चुअली ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे पहले विद रेस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज फॉरेन करेंसी का ट्रांसफर एंड एक्सचेंज। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन दिस, तो इसे चेंज करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया जहां पर रेस्ट्रिक्शंस हमने कम कर दी, सो दैट ट्रेड को बढ़ावा मिले एंड ग्लोबलाइजेशन बढ़े, ओके। व्हाट आर द अदर इम्पैक्ट्स? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स हियर। इंटरेस्ट रेट्स में जो है वेरिएशंस आते हैं इफ इट इज कनेक्टेड ग्लोबली। न्यू इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है, लाइक इंटरनेशनली कनेक्शन बना तभी तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, ओके, WTO ट्रेड से रिलेटेड। एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इंडिया में अलाउ किया गया है एंड दीज आर वेरी लार्जली, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा ग्लोबल इंटरेक्शन है। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स कई सारे हैं डेरिवेटिव, लाइक फॉरवर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो दीज फॉरवर्ड प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली, लेट्स से यू वांट टू बाय यूएस डॉलर्स, डायरेक्ट कनेक्शन आप बना सकते हो विद द यूएस डीलर एंड ऑल, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। एंड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में कई सारे अंडरलाइंग है, लाइक इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कैन बी 91 डे ट्रेजरी बिल्स पर जो इंटरेस्ट और पैसा मुझे मिल रहा है उससे रिलेटेड किया जा सकता है। देन 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर कूपन बेरिंग नोशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से के जो बॉन्ड्स है, कूपन बेरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज हो गए, ये सारे जो है आपके इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में आ जाते हैं। सो दीज आर द अंडरलाइंग इन द इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। और ये जो है बैंक्स
इसमें डील करते हैं एंड इसमें भी चेंजेस आ जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। जो ग्लोबल डिफरेंट कंट्रीज के साथ एक कनेक्शन रहता है यहाँ पर। तो whenever there is change in the economic condition of other countries, there is a change here also. Credit default swaps foreign countries बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये हमने जो कई सारे financial crisis देखे हैं एंड इवन इन द 2008 के टाइम पे भी कई सारे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स आर एक्चुअली जहाँ पर आप लेट्स से यू हैव बॉट अ बॉन्ड और ये बॉन्ड के ऊपर जो भी आपको लग रहा है कि हाँ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस बट रिकैप्चुलेशन कि इफ दिस बॉन्ड के ऊपर इफ यू आर थिंकिंग कि देयर द पेमेंट विल नॉट कम एंड आई हैव सम क्रेडिट रिस्क हियर। तो if you're thinking in that way, you can buy a credit default swap from some institution like bank. So it will say if the person जिसने ये bond issue किया है वो आपको पैसे नहीं देगा, so I will give that money. Okay, so that credit default actually gets swapped and exchanged and transferred in this manner. क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स, अगर करेंसी से रिलेटेड फ्यूचर्स उसमें भी इम्पैक्ट होता है। फॉरेक्स एक्सपोजर्स को हेज करने से रिलेटेड हम ये करते हैं। तो आरबीआई बैंक को अलाउ करता है कि आप फॉरेन करेंसी बोरो कर सकते हो 100% ऑफ अनइम्पेयर्ड टायर 1 कैपिटल। ठीक है, तो टायर 1 कैपिटल को जो है बोरो किया जा सकता है। $10 मिलियन तक का लिमिट है और ये फंड्स एक्चुअली ट्रेजरी को मिल जाते हैं। ट्रेजरी कैन एक्चुअली यूज देम इन डिफरेंट वेज जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आरबीआई परमिटेड बैंक्स टू बोरो थ्रू देयर ओवरसीज करस्पॉन्डेंट्स इन फॉरेन करेंसी सब्जेक्ट टू अ सीलिंग। ठीक है, करस्पॉन्डेंट्स से वो फॉरेन करेंसी इंपोर्ट जो है वो एक्चुअली बाय कर सकते हैं। तो कितना सीलिंग है, कितना परसेंटेज, 190 कितना ऑफ देयर अनइम्पेयर्ड टायर 1 कैपिटल और डैश। ठीक है, यानी कि कितना पैसा जो है वो ले सकते हैं विच एवर अमाउंट इज हायर। ठीक है, तो जितना कैपिटल है टायर 1 कैपिटल उनके पास विथ रेस्पेक्ट टू वेरियस नॉर्म्स वो, या फिर हाउ मच ऑफ अमाउंट। तो एक्चुअली 100% एंड $10 मिलियन हैज बीन अलाउड हियर। So is the right answer. Now moving to the next question, which among the following is the driving force of introducing integrated treasury in banks? Banks में integrated treasury introduce करने से related what is the driving force? Disintegrated cash flow management नहीं, integrated cash flow management ना, disintegrated क्या होता है? तो इंटीग्रेशन जब हुआ तब इंटीग्रेटेड ट्रेजरी और फॉरेक्स जो है इंक्लूड हो गया इन द वेरियस एक्टिविटीज। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर करेक्ट। सो 2 and 3 ओनली, बी विल बी द राइट आंसर। सो दिस इज पार्ट 2 एंड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रोल ऑफ ट्रेजरी। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज ट्रेजरी, कॉन्सेप्ट, फंक्शंस क्या है, ग्लोबलाइजेशन से क्या लिंकेज है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ड्यू टू दैट। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेजरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन कि देयर इज अ चेंज इन द रोल ऑफ ट्रेजरी। पहले ट्रेजरी एक सर्विस सेंटर था, ठीक है, ऐसे ऐसे था, बट नाउ ट्रेजरी हैज आल्सो बिकम अ प्रॉफिट सेंटर। तो हाउ इट हैज बिकम अ प्रॉफिट सेंटर, हाउ इट जनरेट्स प्रॉफिट, इस चीज के बारे में मेनली हम डिस्कशन करेंगे एंड व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेजरी इन दैट रिगार्ड वो हम देखेंगे। तो ट्रेजरी ट्रेडिशनली एक्चुअली देयर वर 3 ट्रेजरीज। ठीक है, ट्रेजरीज हर बैंक में 3 होते थे। ट्रेजरी एज सर्विस सेंटर जहाँ पर मनी मार्केट रिलेटेड डीलिंग जो है वो एक ट्रेजरी मैनेज करता था इन फंड्स को। Then there was a bank of forex department which is totally separately managed. That is why merchant business जिसे कहा जाता है, which we have already discussed in the previous video, there is another treasury to manage it. Treasury 2. Banks investment department, investment related, profit कमाने से related, there is another डिपार्टमेंट दैट इज बैंक्स इंटरनल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स जो है उनको मैनेज करने के लिए एक और ट्रेजरी है। 3 ट्रेजरीज यहाँ पर बैंक में मेनली होते थे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट एक्टिविटीज एंड एक्चुअली दीज कैन बी मैनेज्ड बाय अ सिंगल ट्रेजरी आज के डेट में एंड इट इज रिक्वायर्ड। सो दैट इज व्हाई वी हैव कम अप विद द इंटीग्रेटेड ट्रेजरी कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस इंटीग्रेटेड ट्रेजरी वाई इट इज सो पॉपुलर बिकॉज ये बैंक जो है इंटर बैंक मार्केट्स में ऑपरेट करता है। डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स एक दूसरे के साथ जो करेंसीज हो गए या फिर ओवरनाइट कॉल मनी ये सब बाय सेल करना होता है या फिर एक्सचेंज करना होता है देन इंटर बैंक मार्केट्स में ये करते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं करती बिकॉज ईच एंड एवरी बैंक इज़ वेरी मच स्लाइड जो है हम कह सकते हैं कि रिस्क कम है इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम द बैंक या फिर आरबीआई से डील कर रहे हो आप तो वो। तो द रिस्क हैज़ रिड्यूस्ड। द अदर थिंग इज हाईली लिवरेज्ड, ये सारी चीज़ें हैं। हाई रिटर्न ऑन कैपिटल आपको जो है कई बार देखने को मिलता है इन वेरियस ट्रांजैक्शंस अगर इंटीग्रेशन है। ओके, सो यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम मनी मार्केट और फिर यहाँ पर फॉरेक्स रिलेटेड जो है वो यूज़ कर रहे हो, ऐसे ऐसे यू कैन डू वेरियस थिंग्स।
ऑल्सो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है यहाँ पे, फ्यू स्पेशलाइज स्टाफ एक्चुअली इस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं इन द बैंक ब्रांचेस या डिपार्टमेंट्स। ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स? हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस यहाँ पे 50 मिलियन तक के होते हैं, साथ के साथ ट्रेड में स्प्रेड जो है ट्रेजरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ का वो काफ़ी नैरो होता है। ठीक है, यानी कि जो इंटरेस्ट ये कमाते हैं एक्स्ट्रा तो वो काफ़ी कम है, जो भी इसके एसेट्स है उससे लेट से 4% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, एंड ऑन लाइबिलिटीज इट इज गिविंग 3%, सो द interest that it is earning is only 1%. So there is a very narrow spread. And how does treasury actually generate profit then? Actually through the business volume. ठीक है, हाई वॉल्यूम का जो है 50 मिलियन ईच ट्रांजैक्शन का कॉस्ट आप देख रहे हो, तो इस पर 1% भी बहुत ज़्यादा होगा। Okay, so in that way it is going to earn the profit. Now what are the various sources of profit of these treasury? There are two kinds, conventional sources हैं और फिर contemporary आज के डेट में बहुत सालों से जो प्रॉफिट ट्रेजरी कमा रहा है किस तरीके से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आज के डेट में कंटेम्प्रेरी जो सोर्सेज है वो भी देखेंगे। तो फॉरेक्स वन ऑफ द एरियाज है, क्योंकि फॉरेक्स से रिलेटेड सेपरेट ही ट्रेजरी था, तो वहाँ से बाई सेल करके उसका डिफरेंस जो हो रहा है करेंसी का, उससे फॉरेक्स रिलेटेड प्रॉफिट जो है कमा रहे हैं ट्रेजरी। मोस्टली ट्रेजरी ओपन पोजीशंस फॉरेक्स मार्केट्स में नहीं रखते हैं, बिकॉज वहाँ पर रिस्क बहुत हाई होता है। तो आप आज जो चीज़ बाय कर रहे हो वो कुछ समय बाद, टुडे ओनली यू आर गोइंग टू सेल इट। ठीक है, कल तक नहीं रखेंगे, कल तक बहुत चेंजेस, मिनट टू मिनट चेंजेस आ जाते हैं, तो ओपन पोजीशंस नहीं रखते हैं। मनी मार्केट डील्स यहाँ पर अगर ट्रेजरी कर रहा है, दैट इज ऑल्सो कन्वेंशनल सोर्स जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो लेट्स से मनी मार्केट में ट्रेजरी ने किसी बैंक ए के ट्रेजरी ने बैंक बी को पैसे दिए, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट एक्चुअली ये कमा रहा है लेट्स से सम 4 to 5% है, बट टू गेट दिस मनी बैंक ए हैज़ एक्चुअली स्पेंड 4% और जो है स्पेंड किया है, कॉस्ट ऑफ फंड्स इसे कहा जाता है। तो क्या यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है इस ट्रेजरी को? वेरी नेग्लिजिबल, 1% प्रॉफिट। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि बहुत ही हाई वॉल्यूम्स में ट्रेड करता है, बट द प्रॉफिट इज लेस। ठीक है, एनीवे तो बैंक्स इस चीज़ को जो है बहुत अच्छी तरीके से ओवरकम करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ अगर ट्रेजरी को नहीं पता होगा कि बैंक को एक्चुअली 4% कॉस्ट लगा था इस पर्टिकुलर लोन को, मनी को लाने के लिए, देन ट्रेजरी विल लॉक द डील इन 5%, और यहाँ पर जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा 1% का होगा। बट अगर ये पता है कि बैंक डिपार्टमेंट ने लोन जो एक्चुअली ये फंड्स लेकर आया है तो 4% कॉस्ट उस पर लगा है, तो ट्रेजरी विल ट्राई कि एटलीस्ट इसको 8% तक तो ले जाया जाए, ताकि इंटरेस्ट डिफरेंशियल मुझे 4% मिले एंड आई एम एबल टू अर्न सम प्रॉफिट। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ट्रांसफर प्राइसिंग। सो द प्रोसेस इज दैट द बैंक गेट्स द फंड्स, कॉस्ट ऑफ फंड्स लेट्स से 4% है, बैंक विल टेल ट्रेजरी 5% सो दैट द डिपार्टमेंट ऑल्सो अर्न समथिंग, और ये ट्रेजरी जो है इट विल ट्राई कि एटलीस्ट 8 to 9% तक इस फंड्स को जो है डिप्लॉय किया जाए, सो दैट एटलीस्ट 4 to 5% का प्रॉफिट हो तो हो हमें। ठीक है, 3 to 4% का दैट। नाउ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में स्ट्रैटेजिक एसेट्स, लाइक किसी बैंक का खुद का सब्सिडियरी है उस में भी इन्वेस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक एसेट। उसके खुद का ग्रुप कंपनी है, ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करता है डायरेक्टली। सो दिस इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रॉफिट कंटेम्प्रेरी ट्रेजरी के लिए, वो देख रहे हैं। इन्वेस्टिंग इन ट्रेडेबल एसेट्स, ठीक है, जो भी ट्रेडेबल है सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करनी, फॉर एग्जांपल शेयर्स हैं या फिर बॉन्ड्स है उसमें इन्वेस्ट करना। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, जहाँ पर हाई इंटरेस्ट डिफरेंशियल है तो प्रॉफिट कमाना, विच वी हैव ऑलरेडी सीन इंटरेस्ट आर्बिट्रेज क्या होता है, इंटर बैंक मनी, ओटीसी फ्यूचर्स वगैरह में ये चीज़ होती है। अब ट्रेडिंग भी बहुत ही ध्यान से जो है दिमाग लगा के ट्रेजरी करता है। तो AD1 जो ऑथराइज डीलर 1 लाइसेंस्ड बैंक्स हैं वो फॉरेन करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, एंड RBI इनको शॉर्ट पोजीशन लेने पे भी जो है राजी होता है। शॉर्ट पोजीशन इन द सेंस सेम डे बाय सेल करना, या फिर सेल एंड देन लेटर ऑन बाय, तो दैट इज दिस ऑल्सो बैंक्स कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, सिक्योरिटीज यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो भी होलसेल डेट मार्केट है NSE का, उस से ज़्यादा जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वहाँ पर उनको यूज़ किया जा सकता है, इन पर जो है इन्वेस्ट वगैरह किया जा सकता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी यूज़ किया जा सकता है फॉर दीज काइंड ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग वगैरह किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे ट्रेजरी बहुत ही स्मार्टली काम करता है। तो डोमेस्टिक ट्रेजरी अपॉर्चुनिटी है इसके पास कि फंड्स को वो 7% पर एनम
ठीक है, सॉरी 7 डेज के लिए 3.50 परसेंटेज पर एनम इतना इंटरेस्ट के लिए वो ये पैसा जो है दे सकता है। ठीक है, बट ट्रेजरी एक्ट स्मार्टली एंड 7 डेज के टाइम में और एक्स्ट्रा कमाने का सोचता है। हाउ ट्रेजरी विल डू दैट, लेट्स सी। इंस्टेड ऑफ फॉरेक्स, ट्रेजरी जो है ये रुपीज़ है, रुपीज़ में पैसे इसके पास है, उसको फॉरेक्स बाई करने के लिए यूज़ कर लेता है। बाई किया 75 रुपीज़ में एंड सेल कर दिया 75.06 में। ठीक है, तो व्हाट इज द यील्ड हियर ऑन दैट टू एनुअलाइज्ड, एक साल के लिए। तो 0.06 इज द प्रॉफिट जो इसे मिलता है। 75 इसने खर्च किया तो दैट डिवाइडेड बाय जितना खर्च किया, एंड ये पूरा जो अमाउंट आ रहा है दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 7। तो एक दिन का आएगा, अब एक दिन का नहीं 365 डेज का चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करने पे 4.17% इज द एनुअलाइज्ड यील्ड दैट इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। नाउ एफएक्स ट्रेजरी इस अमाउंट को अब ये तो कर दिया कि बाई सेल कर दिया, अब उसके बाद जो यूएस डॉलर्स आए हैं इनको फॉरेन कंट्री में जाकर डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने पे उस डिपॉजिट पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट भी ये कमा रहा है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग यूएस डॉलर्स आइडल इट हैज डिपॉजिटेड, सो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो लेट्स से 0.15% है। टोटल प्रॉफिट कितना, टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 4.32%। इसको अपॉर्चुनिटी कितना था 3.5% कमाने का, बट इट हैज अर्न 4.32%। सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा दैट इट इज अर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, दिमाग लगा के क्या एक्स्ट्रा अर्न किया, 0.82% का एक्स्ट्रा अर्निंग किया। और ये अगर लार्ज अमाउंट के ट्रांजैक्शंस हैं इस तरह के तो देन इट इज रियली ह्यूज। ओके, बट इवन देन वी सी की द परसेंटेज वाइज ये काफ़ी कम है। ट्रेडिंग इन शेयर्स आरबीआई के द्वारा लिमिट किया गया है कि ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग इन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कोलेटराइज्ड डेट, ऑब्लिगेशंस, एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ या मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिकली डेरिवेटिव टाइप के हैं जो कि किसी और बॉन्ड शेयर्स के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दैट इस तरह के चीज़ों में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, बट बाय हैविंग अ क्लोज लुक एट द रिस्क इन्वॉल्व। डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं लार्ज बैंक्स जो ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में ट्रेड करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। डेरिवेटिव्स काफ़ी सेफ माने जाते हैं। ट्रेजरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर है, डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स लाइक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स वगैरह में भी ये ट्रेड किया जा सकता है बाय द ट्रेजरी, कंटेम्प्रेरी ट्रेजरी। ट्रांसफर प्राइसिंग किया जाता है एंड उसके थ्रू ट्रेजरी एक्चुअली पता चलता है ट्रेजरी को कि कितना कितना मुझे प्रॉफिट कमाना है फ्रॉम द पर्टिकुलर मार्केट। लेट्स से द बैंक का जो ब्रांच है इसने ट्रेजरी को बताया कि हाँ 5% मुझे कॉस्ट लगा है, तो आपको 5% से ज़्यादा कमाना है ये फंड्स यूज़ करके, तो 8 to 9% या फिर उससे ज़्यादा जो है कमाने का कोशिश करेगा, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी को और अच्छी तरीके से एसर्टेन किया जा सकता है। ट्रेडिशनली जो कॉस्ट ऑफ फंड्स कैलकुलेट किया जाता था, इन दैट ओनली इंटरेस्ट कॉस्ट वाज एडेड, बट बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड वेरियस अदर थिंग्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड मेच्योरिटी मिसमैचेस को भी यहाँ पर इंक्लूड करके कॉस्ट ऑफ फंड्स को कैलकुलेट किया जाता है, एंड दैट इज कम्युनिकेटेड टू द ट्रेजरी। ट्रेजरी उसके ऊपर और एक्स्ट्रा जो है कमाने की कोशिश करता है। So these are the various things treasury being acting as a profit center. Now what is the organization of this treasury? फटाफट से देख लेते हैं। तो या तो ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच के रूप में फंक्शन कर सकता है, राइट, एंड ये ब्रांच अलग से, जैसे ट्रेजरी का अलग से एक ब्रांच एस्टेब्लिश किया गया है बाय द बैंक, तो पूरा ब्रांच ही ट्रेजरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ का है। तो इंडिपेंडेंट बुक्स ऑफ अकाउंट इसके होंगे, दैट इज़ एन एडवांटेज। एंड ये दूसरा एडवांटेज है कि ये ऑथराइज डीलर के रूप में, क्योंकि ब्रांच है, ब्रांचेस कैन एक्ट एज ऑथराइज डीलर बट नॉट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट इंडिविजुअली एक्ट नहीं कर सकते, तो ब्रांच ऑथराइज डीलर के रूप में खुद ही एक्ट कर सकता है एंड डायरेक्टली क्लियरिंग सेटलमेंट सिस्टम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट द अदर फॉर्म इज डिपार्टमेंट। ठीक है, बैंक ब्रांच सेपरेटली नहीं, खुद में एक डिपार्टमेंट जो है ट्रेजरी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करेगा, और ये डायरेक्टली हेड ऑफिस से, जो भी एरिया है लेट्स से मुंबई में, तो मुंबई का हेड ऑफिस जो भी एसबीआई का है उससे डायरेक्ट लिंकेज रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेजरी का। ठीक है, तो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ बैंक्स हेड ऑफिस एंड ईजियर कोऑर्डिनेशन होता है हेड ऑफिस से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स उनके साथ। बट ये ऑथराइज डीलर के रूप में एक्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली, बिकॉज डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया ऑथराइज डीलर के रूप में डायरेक्ट एक्ट नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी अ ब्रांच।
Okay, through a branch only it can act. So it is seen कि generally specialized branch establish करना although थोड़ा सा costly, but it is better for the banks if it wants to have a proper organization of treasury operations. ठीक है, अब इसमें चेयरपर्सन कौन कौन होता है, चेयरपर्सन कौन कौन है? फर्स्टली एक जनरल मैनेजर, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर एंड वाइस प्रेसिडेंट, तीन मेन होते हैं जो कि डायरेक्टली सीईओ या सीएफओ को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, हु इज द हेड ऑफ द एंटायर बैंक. ठीक है, एंड ये इनकी रिक्वायरमेंट से वाइस प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है इफ द बैंक इज स्मॉल. तो बेस्ड अपॉन द बैंक साइज, ट्रेजरी इंपॉर्टेंस, ये पोस्ट जो है रखे जाते हैं एंड चेंज डिफरेंसेस रहते हैं इसमें. थ्री मेन डिविजन्स है इस पर्टिकुलर ट्रेजरी का. फर्स्ट इज द डीलिंग रूम या फ्रंट ऑफिस इसे कहा जाता है, जिसमें चीफ डीलर. तो मेनली फ्रंट ऑफिस करता क्या है, वी हैव एन आइडिया. फ्रंट ऑफिस अगर रहेगा तो यहाँ सॉर्ट ऑफ रिसेप्शन टाइप का होगा. ठीक है, तो मेन डील्स जो है फ्रंट ऑफिस से किए जाते हैं एंड बैक ऑफिस एंड ऑल, बैक ऑफिस में सारे चीज़ों को फाइनल स्टेज तक ले जाया जाता है. ओके, इस तरीके से यहाँ पर भी है. डीलिंग रूम इसे कहा जाता है फ्रंट ऑफिस को. तो चीफ डीलर होता है, उसके अंडर कुछ और डीलर्स होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों में स्पेशलाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड मार्केट डेरिवेटिव्स से कुछ बाई सेल करना है, प्रॉफिट कमाना है. कॉर्पोरेट डीलर से डील करना है, एडवाइस देना है. एएलएम डेस्क अलग कई बार होता है. प्राइमरी डीलर स्पेशलाइजेशन रहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड. इक्विटी डीलर्स भी यहाँ पर होते हैं, तो देयर इज स्पेशलाइजेशन. ऑल्सो प्राइमरी मार्केट इश्यूज आर सब्सक्राइब बाय द इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट. तो बैंक का जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है प्राइमरी मार्केट के इश्यूज को सब्सक्राइब करता है. ट्रेजरी का पार्ट ही माना जाता है, एंड में हम डिस्कस करेंगे. एंड यहाँ पर क्रेडिट रिस्क को जो है कम करने से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट टेक्स द लीड. और ये जो डीलिंग रूम है वो डील एग्जीक्यूशन को हैंडल करता है, बट उसका सेटलमेंट नहीं, बिकॉज सेटलमेंट इज टेकन केयर ऑफ बाय द बैक ऑफिस. ठीक है, सेग्रीगेटेड होना चाहिए इसके एक्टिविटीज बैक ऑफिस से. ऐसा नहीं है कि दोनों का मैनेजर सेम ही है, कभी यहाँ डीलिंग कर रहा है, कभी यहाँ सेटल कर रहा है. ऑल ऑफ दिस थिंग दैट शुड नॉट हैपन. सेपरेट मैनेजर्स होने चाहिए. सो दैट इज व्हाट सेग्रीगेशन मीन्स. देन द अदर थिंग इज बैक ऑफिस ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन. तो बैक ऑफिस जैसे मैंने कहा, सेटलमेंट और इन चीज़ों से रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ पे होते हैं. दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिफिकेशन, सेटलमेंट ऑफ डील्स, बुक कीपिंग, रिटर्न्स ऑफ आरबीआई एंड ऑल. अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं यहाँ पर बैक ऑफिस में. नॉस्ट्रो अकाउंट, करस्पॉन्डेंट बैंक का आरबीआई के साथ सिक्योरिटी अकाउंट, डीमैट अकाउंट्स वगैरह, सो दैट इन चीज़ों को अच्छे से मेंटेन किया जाता है. अब डील करने का काम तो इनका है. अकाउंट में ये बैकग्राउंड की चीज़ें. इंश्योर्स मार्जिन मनी, सीसीआईएल इन सेटलमेंट गारंटी फंड टू अवॉइड बैंक पेमेंट फेल्यूर. ठीक है, तो अगर सेटलमेंट जो है उसमें कोई इश्यू हो रहा है, देन डेफिनेटली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेटलमेंट में इश्यूज ना हो इससे रिलेटेड सीसीआईएल को थोड़ा सा, उसका एक सेटलमेंट गारंटी फंड है, तो इस फंड में थोड़ा सा पैसा रखता है. जैसे बैंक से डायरेक्टली कांटेक्ट करके सेटल करने का सीसीआईएल के पास जेड से टाइम नहीं है, तो ये जो बैक ऑफिस है बैंक का, वो इस पर्टिकुलर फंड में बैंक की तरफ से थोड़ा पैसा डाल देता है. तो सीसीआईएल इज गोइंग टू यूज दिस मनी फॉर इंस्टेंट सेटलमेंट. ठीक है, मिड ऑफिस अब नेक्स्ट पार्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन पासिंग द इन्फॉर्मेशन. ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ ये कर रहा है, ये कर रहा है, बाकी सब कर रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट को पहुंचाने का काम मिड ऑफिस का है. ठीक है, मेन एक्सक्लूसिव पर्पस. ऑल्सो रिस्क मैनेजमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट टास्क दैट द मिड ऑफिस डस. ये मॉनिटर करता है एक्सपोजर, स्टॉप लॉस लिमिट्स क्या है ट्रेजरी के, उनको मॉनिटर करके उसके हिसाब से काम किए जा रहे हैं या नहीं, ये देखता है. ठीक है, इसके साथ साथ ये इम्प्लीमेंट करता है ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म को और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप, क्योंकि ये एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट का काम जो है मिड ऑफिस करता है. तो इट एक्ट्स एज दैट ऑल्सो. आरबीआई के गाइडलाइन से यहाँ पर मिड ऑफिस जो है एक्सपर्ट, स्टैटिस्टिशियन, जनरल बैंकर्स, ये सब भी वहाँ पर होंगे. साथ के साथ ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट से सेपरेटेड थोड़ा सा जो है मिड ऑफिस होगा. एंड डेली ट्रेजरी मैनेजमेंट में इसके काम नहीं होंगे, बिकॉज इट हैज़ टू check what are the activities being done by other these rooms and departments, and उनका रिपोर्ट जो है हायर अथॉरिटीज़ को देना है, रिस्क मैनेज करना है. तो इट हैज़ टू बी स्लाइटली इंडिपेंडेंट. रिपोर्ट्स यहाँ पर हेड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो बैंक का है उसको ये एक्चुअली मिड ऑफिस के सारे जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं, मिड ऑफिस रिपोर्ट करता है. देन द लास्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक, जो कि अगेन ये ट्रेजरी का पार्ट होता है. इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, मिनिमम साइज जो है 5 करोड़ रुपीज़ का वहाँ से स्टार्ट करके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट देता है. और ये प्रपोजल जो है इन्वेस्टमेंट कमेटी को दिया जाता है एंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को फॉरवर्ड किया जाता है. जो
देयर आर अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, सारे एक्टिविटीज सही से चल रहे हैं या नहीं उसको देखने वाला, एंड सम बैंक्स में इंटर ब्रांच कैश ट्रांसफर डिपार्टमेंट भी होता है, ठीक है। इंटर ब्रांच, दो ब्रांचेस के बीच में कैश ट्रांसफर रिलेटेड ट्रेजरी में एक डिपार्टमेंट भी एस्टैब्लिश किया जाता है, ओके। सो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, मिनिमम मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट विच एन इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट इन अ बैंक इज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर बैंक में कितना मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रपोजल लेकर आता है, ठीक है। 1 करोड़ 4 2 4 5 कितना है, तो 5 करोड़, डी इज द राइट आंसर, वी हैव ऑलरेडी सीन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। Then, which among the following issues are included in the calculation of cost of funds by the banks nowadays with the intervention of treasury? Treasury के intervention के बाद भी interest cost, इसके साथ capital cost on interest rate risk, फिर cost on maturity mismatches and profit margin of treasury, ये सारा कुछ included है in the calculation of cost of funds, ठीक है। That is why all the 4 1 2 3 and 4, D will be the right answer here. Thank you.